चाहे क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम की बात करें या जेई की बात करें या नीट की बात करें, साइक्लोट्रॉन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना गया है सारे एग्जाम्स के लिए। आप लगभग सारे एग्जाम्स के पीवाईक्यूज में साइक्लोट्रॉन पर बेस्ड क्वेश्चंस देख पाएंगे। साइक्लोट्रॉन बेसिकली एक ऐसा मशीन या डिवाइस है जो चार्ज पार्टिकल्स या आयॉन्स को हैवीली एक्सेलरेट करने के काम आता है। जब आप किसी चार्ज पार्टिकल को साइक्लोट्रॉन के टीज के सेंटर पे रख देते हैं तो साइक्लोट्रॉन उनमें वेरी हाई, एक्सट्रीमली हाई काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट कर देता है, मतलब बहुत अधिक स्पीड प्रोवाइड कर देता है। और साइक्लोट्रॉन से निकलने के बाद चार्ज पार्टिकल इतने एक्सेलरेट हो जाते हैं, इतने एनर्जेटिक हो जाते हैं कि आप इनको अलग अलग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन में, न्यूक्लियर रिएक्शन के स्टडीज में, या किसी भी सॉलिड में किसी आयन को इम्प्लांट करके कोई नया मटेरियल बनाने में, या बहुत सारे डिजीजेस के ट्रीटमेंट में भी साइक्लोट्रॉन से एक्सेलरेट किए गए चार्ज पार्टिकल्स यानी एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स का यूज होता है। तो चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने वाले डिवाइस को या किसी भी चार्ज पार्टिकल में एक्सट्रीमली हाई काइनेटिक एनर्जी डालने वाले डिवाइस को हम लोग साइक्लोट्रॉन बोल देंगे। हमने कहा है कि साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज पार्टिकल्स या आयॉन्स को एक्सेलरेट करने का काम आता है, इसलिए हम इसको चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर भी बुलाते हैं। ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर के नाम से भी जाना जाता है। अभी जब हम इसकी वर्किंग को समझेंगे तो क्लियरली हम लोग को समझ में आ जाएगा कि कैसे एक साइक्लोट्रॉन किसी चार्ज पार्टिकल को बहुत जबरदस्त स्पीड या बहुत जबरदस्त एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, और एनर्जी यहां पर काइनेटिक एनर्जी के रूप में ये प्रोवाइड करने का काम करता है। अगर हम बात करें कि साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल क्या है, मतलब ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आपको बता दूं कि आपके पास अगर हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मतलब आपके पास कोई ऑसिलेटर हो जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा हो, जो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा हो जिसका डायरेक्शन टाइम टू टाइम वेरी कर रहा हो, और साइमल्टेनियसली उसी रीजन में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी हो, मतलब आपके पास चेंज होता हुआ एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हो, तो मैग्नेटिक फील्ड के सहारे मैग्नेटिक फोर्स से आप चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर सकते हैं, और वहीं पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी को अथवा उसके सर्कुलर मोशन के रेडियस को इंक्रीज करवाने के काम आएगा। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो ये है कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में रखते हैं तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन भी कैसा, इंक्रीजिंग रेडियस का सर्कुलर मोशन, मतलब एक बार गोल घूमेगा रेडियस बढ़ेगा, गोल घूमेगा रेडियस बढ़ेगा, स्पाइरल मोशन एग्जीक्यूट करने लग जाता है। यही इसका प्रिंसिपल है कि अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड और वहां परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो आप चार्ज पार्टिकल को एक्सट्रीमली हाई काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अभी आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा, यहाँ पर डीज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इवैक्यूएटेड चैम्बर क्या है, जब मैं इसके कंस्ट्रक्शन की बात करूंगा। तो आइए हम लोग समझते हैं साइक्लोट्रॉन के कंस्ट्रक्शन को। लेकिन साइक्लोट्रॉन के कंस्ट्रक्शन को समझने से पहले मैं आपको इसके वर्किंग को समझाना चाहूंगा। अगर आप इसके वर्किंग को बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं तो इसका कंस्ट्रक्शन समझना बेहतर होगा या ज्यादा आसान होगा। ठीक है, अब समझिए आप इसके वर्किंग को। तो साइक्लोट्रॉन में हमारे पास क्या होता है, अभी आप छोड़ दीजिए यहाँ क्या लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, मैं सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। हमारे पास दो हॉलो मेटालिक सेमी सर्कुलर डी शेप का एक कंडक्टर होता है, और इन दोनों कंडक्टर्स को हम लोग हॉरिजॉन्टली, मतलब एक डी हमारा ऐसे रखा हुआ है, दूसरा डी हमारा ऐसे रखा हुआ है, और दोनों के बीच में हमने एक लीनियर गैप, यहां पर एक लीनियर गैप क्रिएट कर दिया है। हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो यहां पर भी हमारे पास दो डीज है, आपको दिख रहा होगा, एक डी और ये दूसरा डी है। मैं क्लैरिटी से यहां पे आपको समझा रहा हूं, हमारे पास दो मेटालिक डीज होता है, और इन डीज को एक्चुअली मैं आपको कंस्ट्रक्शन ही एक्सप्लेन कर रहा हूं लेकिन वर्किंग वाले टाइम में एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि दोनों चीज को अगर बाई स्टार्टिंग में आपको समझाऊं तो ज्यादा बेहतर आप समझ पाएंगे। इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक ऑसिलेटर से। मैंने इसके कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में भी यहाँ पे लिखा हुआ है ऑसिलेटर। ऑसिलेटर मतलब, ऑसिलेटर का जो यहाँ पर मतलब है आप समझिए, ये सोर्स ऑफ एसी वोल्टेज है, मतलब ये दोनों डीज के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। और अल्टरनेटिंग वोल्टेज या एसी वोल्टेज का मतलब ये क्या है कि जब हम डीज को एसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो आधे टाइम तक के लिए, अगर मान लीजिए इसका टाइम पीरियड टी है, इस ऑसिलेटर का टाइम पीरियड अगर टी है, आधे टाइम तक के लिए ये डीज, मतलब ये वाला जो डी है ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर रहेगा, और आधे टाइम तक के लिए ये निगेटिव पोटेंशियल पर रहेगा। और फिर आधे टाइम पीरियड के बाद, चूंकि ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है,
आधे टाइम के बाद ये वाला डी पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला डी नेगेटिव हो जाएगा। तो साइक्लोट्रॉन जब हम लोग बनाते हैं तो हमारे पास दो हॉलो सेमी सर्कुलर डी शेप का कंडक्टर होता है। हॉलो मतलब अंदर में खोखला है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में हम लीनियर कैविटी क्रिएट कर देते हैं। मतलब दोनों, एक डी इस तरीके से रखा हुआ है, एक डी इस तरीके से रखा हुआ है, बीच में एक गैप है। इसी सेंटर पर हम लोग चार्ज पार्टिकल को रखते हैं। इस सेंटर पर जब चार्ज पार्टिकल को रखते हैं, उससे पहले आप ये समझ जाइए, इसके बाहर यहां पर एक मैग्नेटिक पोल है, साउथ पोल मान लीजिए, नॉर्थ पोल मान लीजिए, और अंदर इसके पीछे एक पोल है। मतलब डीज के परपेंडिकुलर, डीज का जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग यहां पर डीज के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेते हैं। थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं, यहां पे हम लोग आउटवर्ड मतलब इस सरफेस के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिए हैं। इस डीज वाले सेटअप को हमारे पास जो दो हॉलो सेमी सर्कुलर मेटेलिक डीज है, इसको एक एसी वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया ताकि आधे टाइम तक के लिए ये वाला डी पॉजिटिव रहे, ये निगेटिव, और फिर आधे टाइम के बाद ये निगेटिव हो जाए और ये पॉजिटिव। और इस पूरे सेटअप को परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। कंस्ट्रक्शन में हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग एक ऐसे चैम्बर में रख देते हैं जहां एयर प्रेजेंट नहीं हो, जहां वैक्यूम हो, ताकि चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट हो तो एयर से टकरा करके उसके स्पीड में लॉस नहीं हो। उस पर हम बाद में आएंगे। अभी आप समझिए कि ये काम कैसे करता है। जब आप यहां पर किसी चार्ज पार्टिकल क्यू को रखोगे, क्योंकि आपने ऑसिलेटर से जोड़ा है, तो ऑसिलेटर से अगर आपने जोड़ा है तो एक डी आपका पॉजिटिव पोटेंशियल पे हो गया और एक डी नेगेटिव पोटेंशियल पे। ये हम फर्स्ट हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं। तो यहां पर ये अगर ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर और नेगेटिव पर अगर आप इसको D1 बोल दें और इसको D2 बोल दें, पहले हाफ साइकिल में अगर D1 पॉजिटिव और D2 नेगेटिव, एसी वोल्टेज सोर्स का यही मतलब होता है कि आधे आधे टाइम पर पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगा। अब जैसे आपने यहां पर चार्ज पार्टिकल को रखा, क्यू चार्ज पार्टिकल को, तो यहां पर चूंकि हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड D1 से D2 की ओर, तो इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर ये फोर्स लगाएगा और ये इस फोर्स के कारण, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा Q इंटू ई के बराबर, जिसके कारण चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा, कुछ वेलोसिटी इसके अंदर आ जाएगा और ये डीज के अंदर जाएगा। जैसे ये डीज के अंदर गया, मतलब कंडक्टर के अंदर चला गया, कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, तो अब इस पर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब डीज के सरफेस के परपेंडिकुलर है। चार्ज को हमने इस तरीके से फेंका है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को फेंका जाए तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या होता है? क्यू वी बी साइन थीटा। ये आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। क्योंकि यहां पर चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, तो साइन थीटा मतलब साइन 91 हो जाता है। और आपने पढ़ा हुआ है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंकिएगा आप, तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करने लग जाएगा। तो ये किस में आ जाएगा? ये सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। सर्कुलर मोशन करेगा, ये सेमी सर्कुलर जब तक करेगा और ये बाहर आएगा। जैसे एक सेमी सर्कुलर मोशन करके ये बाहर आएगा, आप समझिए इस चीज को, जैसे ये सेमी सर्कुलर मोशन करके बाहर आएगा, तो अब जितने देर में ये एक सर्कल घूम के, मतलब एक सेमी सर्कल घूम के बाहर आया है, चार्ज पार्टिकल को हमने यहां पे रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस पर फोर्स लगाया, ये डीज के अंदर गया, डीज के अंदर मैग्नेटिक फील्ड था, उस मैग्नेटिक फील्ड ने इसको सर्कुलर मोशन में घुमाया। जब ये एक सेमी सर्कुलर ट्रैक पूरा करके बाहर आएगा, तब तक हम लोग ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी और चार्ज पार्टिकल के सर्कुलर मोशन का फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइज रखते हैं। तब तक ये उल्टा हो गया होगा, मतलब तब तक आपके डीज का पोटेंशियल उल्टा हो गया होगा। अब ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिवर्स हो जाएगा, तो ये चार्ज पार्टिकल को इधर की तरफ धक्का देगा। इसी तरीके से ये डायग्राम आपको प्रॉपर्ली मैंने पीछे वाले स्लाइड पे दिखाया है, इस तरीके से आप समझिए। यहाँ पर इस तरीके से जब आपका चार्ज पार्टिकल गया तो ये ऐसे 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 सर्कुलर मोशन और स्पाइरल सर्कुलर मोशन करते हुए हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि हर एक रिवॉल्यूशन के बाद, जैसे एक सेमी सर्कल पूरा करके बाहर आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टे दिशा में लगने लग गया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाया जिसके कारण उसका स्पीड बढ़ गया। आप समझ रहे हैं?
जब ये एक बार घूम करके जब ये चार्ज पार्टिकल बाहर निकलता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उल्टा हो गया रहता है, क्योंकि यहां पर एसी वोल्टेज है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस चार्ज पार्टिकल पर फिर से फोर्स लगाएगा और चार्ज पार्टिकल को ज्यादा स्पीड से धक्का देगा। और अगर चार्ज पार्टिकल का स्पीड बढ़ेगा तो आपको याद होगा, वैसे अभी मैं इसका रेडियस डिराइव करूंगा, कि रेडियस का जो फॉर्मूला होता था, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो रेडियस का फॉर्मूला होता था, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, mv/qb। तो जैसे जैसे एक बार जैसे घूम के ये बाहर निकला तो इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा हो चुका था और इसको धक्का दे दिया, मतलब इसका वेलोसिटी बढ़ा दिया, तो रेडियस भी बढ़ जाएगा। तो हर एक सेमी सर्कुलर रिवॉल्यूशन के बाद, हर एक सेमी सर्कुलर रिवॉल्यूशन के बाद मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर मोशन में घुमा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड उसके स्पीड को बढ़ा रहा है, मतलब रेडियस को बढ़ा रहा है। तो इसका रिजल्टेंट मोशन कैसा हो जाएगा आपके चार्ज पार्टिकल का, आपके चार्ज पार्टिकल का रिजल्टेंट मोशन कुछ ऐसा हो जाएगा। चार्ज पार्टिकल एक बार घूमा, समझिए सब लोग, चार्ज पार्टिकल एक बार घूमा, इसका स्पीड बढ़ा, स्पाइरली इस तरीके से बढ़ता रहा, बाद में डिफ्लेक्शन प्लेट के सहारे हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल बाहर निकल जाएगा। हमारे पास यहाँ पर टारगेट होगा, इस टारगेट पर हमें जो करना है, इसको न्यूक्लियर बॉम्बार्डमेंट में यूज करना है या इस हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल को किसी सॉलिड के अंदर भेजना है, उसमें इंप्लांट करना, हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो साइक्लोट्रॉन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जब तक चार्ज पार्टिकल एक सेमी सर्कुलर रिवॉल्यूशन पूरा करेगा तब तक, मतलब चार्ज पार्टिकल के आधे रिवॉल्यूशन में इसका टाइम पीरियड आधा उसके बराबर होना चाहिए, दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच करना चाहिए। जब तक ये एक सेमी सर्कुलर पूरा किया तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उलट जाना चाहिए। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड साइक्लोट्रॉन में चार्ज पार्टिकल के स्पीड यानी रेडियस को बढ़ाता है, क्योंकि रेडियस का फॉर्मूला होता है r बराबर mv/qb, मैं अभी निकाल के बताऊंगा। और मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर मोशन करवाता रहेगा, एज ए रिजल्ट ऑफ विच हमारा चार्ज पार्टिकल हर एक रिवॉल्यूशन के बाद स्पीड भी गेन करेगा और साथ ही साथ इसका स्पाइरल बड़ा भी होता चला जाएगा। और जब ये सफिशिएंट एनर्जी गेन कर लेगा तो डिफ्लेक्शन प्लेट के सहारे एग्जिट पोर्ट से हम लोग इसको बाहर निकाल देंगे। आइए इसी चीज को मैं कंस्ट्रक्शन में आपको समझाता हूं कि हमारे पास दो डीज हैं, इन डीज के बीच एक लीनियर गैप क्रिएट किया गया है जहां पर चार्ज पार्टिकल को रखा जाएगा। इस डीज को एक ऑसिलेटर से, मतलब ऑसिलेटर का मतलब क्या, एक ऐसा सोर्स जो कि एसी वोल्टेज यानी डायरेक्शन चेंज करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता होगा, है ना। इस पूरे सेटअप को हमने, अच्छा ये जो डीज है ये मेटालिक डीज है, नॉर्मली कॉपर का बनाते हैं और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। यहाँ पे डॉट 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 जो है ये दिखा रहा है कि इस प्लेन के बाहर, प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। वो हमने आगे और पीछे मैग्नेट रख के या सुटेबल प्रोसेस से वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लिया होगा। यहाँ डिफ्लेक्शन प्लेट लगा हुआ है, एग्जिट पोर्ट लगा हुआ है, इस एग्जिट पोर्ट से ही चार्ज पार्टिकल बाहर निकलेगा। ये था साइक्लोट्रॉन का वर्किंग। हमारे पास दो हॉलो खोखला सेमी सर्कुलर मेटल से बने हुए डीज हैं, उनके बीच हमने गैप क्रिएट कर दिया है, ये हॉरिजॉन्टली रखे हुए हैं। चार्ज पार्टिकल रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड को बढ़ाएगा, मैग्नेटिक फील्ड गोल घुमाएगा, तो गोल गोल और आगे आगे, मतलब सर्कुलर मोशन करेगा लेकिन इंक्रीजिंग रेडियस के साथ करेगा, एज ए रिजल्ट ऑफ विच ये हर एक रिवॉल्यूशन के बाद कुछ वेलोसिटी गेन करेगा, मतलब कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा और सफिशिएंट एनर्जी गेन करने के बाद ये बाहर निकल जाएगा। ये आपका कंस्ट्रक्शन था साइक्लोट्रॉन का। अब अगर हम लोग बात करते हैं इसके वर्किंग की, यहां पर रेडियस वगैरह क्या आएगा, तो इसके अंदर में जो चार्ज पार्टिकल का सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन में अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा हो तो सर्कुलर मोशन में चार्ज पार्टिकल का, चाहे मैं इसको डायग्राम को रहने देता हूं आपके बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, सर्कुलर मोशन में किसी भी चार्ज पार्टिकल का एक उसको नेसेसरी फोर्स चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहां पे सर्कुलर मोशन कौन करवा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ही यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। आपको मालूम है कि सर्कुलर मोशन में, इन सर्कुलर मोशन, अगर हमारा चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन में इसका सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, mv²/r, और ये मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होगा। मैग्नेटिक फोर्स होता है qvb sin थीटा, लेकिन चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल था, अभी मैंने आपको बताया था। मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, sin 90 होता है 1। तो ये हमारे पास qvb sin 90, sin 90 तो 1 हो गया, तो कोई मतलब नहीं लिखने का। यहां से v से भी अगर हमने कट कर दिया तो यहां से अगर r निकाले हम लोग तो r हमारे पास क्या आ जाएगा, mv, और qb को इधर लेके आ जाए, mv/qb। ये आपके पास इस मतलब
सेमी सर्कुलर रिवॉल्यूशन करे या पूरा सर्कुलर रिवॉल्यूशन करे, उसका रेडियस आपके पास निकल गया। और यहीं से अगर आप चार्ज पार्टिकल का एक रिवॉल्यूशन में या एक सेमी सर्कुलर रिवॉल्यूशन में वेलोसिटी निकालें या स्पीड निकाल लें इसी फॉर्मूला से, तो क्यूबी को आप इधर भेज दीजिए, यह आ जाएगा क्यू बी आर अपॉन एम भी। अब इसी फॉर्मूला से हम लोग इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे और साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, साइक्लोट्रॉन का टाइम पीरियड निकालेंगे। आप ये समझिए कि आपके 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 चार्ज पार्टिकल को एक सेमी सर्कुलर रिवॉल्यूशन पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम आप निकाल लीजिए। वो टाइम आपके ऑसिलेटर के टाइम पीरियड के आधे के बराबर होना चाहिए। ऑसिलेटर आधे टाइम, पूरे टाइम पीरियड के आधे में प्लस से माइनस में कन्वर्ट होता है या माइनस से प्लस में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, उतने ही देर में हमारे चार्ज पार्टिकल को आधा सेमी सर्कल पूरा करना है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आप मैथमेटिकल एनालिसिस अगर करें तो टाइम टेकन निकाल लीजिए, टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल टू कवर सेमी सर्कुलर पाथ। सेमी सर्कुलर पाथ कवर करने में इसको कितना टाइम लगेगा? तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। एक सेमी सर्कुलर पाथ कवर करने में कितना, टोटल सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, तो पाई आर लगेगा। और स्पीड यानी v, आपने स्पीड कितना निकाला अभी? पाई आर बाई, देखिए आपने स्पीड क्या निकाला है, v बराबर क्यू बी आर अपॉन एम बी स्क्वायर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स था, सेंट्रीपिटल फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स के बराबर करके आपने स्पीड निकाल लिया। आप इस स्पीड की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, आपके पास स्पीड क्या आया है? क्यू बी आर अपॉन में कितना, यही आया ना आपके पास स्पीड, क्यू बी आर, सॉरी यहाँ नीचे में m आएगा सिर्फ। जब आप यहाँ पर v निकाल रहे थे तो क्यू बी आर अपॉन में सिर्फ m आएगा, ठीक है। v तो आपने उस साइड ले लिया, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास क्यू बी आर अपॉन एम। यहाँ से r से r चला जाएगा, आपके पास जो टाइम आ जाएगा, ये जो कितना टाइम इसको लगेगा एक सेमी सर्कल पूरा करने में, ये किसके बराबर आ जाएगा? क्या आ जाएगा आपके पास टाइम, ये ऊपर चला जाएगा, तो पाई m अपॉन क्यू बी, ठीक है। अब आपको मालूम है कि आपका चार्ज पार्टिकल का एक रिवॉल्यूशन, एक सेमी सर्कुलर रिवॉल्यूशन जितने देर में पूरा होगा उतने देर में आपके ऑसिलेटर का हाफ साइकिल पूरा हो जाना चाहिए। मतलब अगर ऑसिलेटर का टाइम पीरियड t है, ठीक है, इफ t इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटर, मतलब आपके ऑसिलेटर का या टाइम पीरियड ऑफ साइक्लोट्रॉन बोल लीजिए आप, आपके साइक्लोट्रॉन का टाइम पीरियड अगर t है, तो उस सिचुएशन में जो आपके पास स्मॉल t का वैल्यू आना चाहिए t/2 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि टाइम पीरियड के आधे समय में ऑसिलेटर अपने पोलैरिटी को चेंज करेगा और उतने ही देर में चार्ज पार्टिकल हाफ रिवॉल्यूशन पूरा कर रहा है, तो t इज इक्वल टू t/2 होना चाहिए। तो यहां से आपके पास टाइम पीरियड जो आ जाएगा वो 2t के बराबर आ जाएगा। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी आपके पास साइक्लोट्रॉन का जो टाइम पीरियड आ जाएगा वो आ जाएगा 2 पाई m अपॉन क्यू बी। आपके पास साइक्लोट्रॉन का जो टाइम पीरियड आ गया वो आ गया 2 पाई m अपॉन क्यू बी। इसके बाद अगर आप बात करें कि आपके साइक्लोट्रॉन का फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, मतलब साइक्लोट्रॉन का फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, तो फ्रीक्वेंसी के बारे में आप जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होता है ये 1 अपॉन में टाइम पीरियड होता है। तो आप इसी वैल्यू को रिवर्स मतलब रेसिप्रोकेट कर दीजिए, ये हमारे पास हो जाएगा क्यू बी अपॉन में 2 पाई m, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गया। इसके अलावा अगर साइक्लोट्रॉन पर सवाल आएगा तो साइक्लोट्रॉन में आपसे पूछ सकता है कि डीज का मैक्सिमम रेडियस क्या है। तो मैक्सिमम रेडियस, या अगर आपसे पूछेगा कि रेडियस ऑफ डीज क्या आएगा, तो रेडियस ऑफ डीज मतलब जब चार्ज पार्टिकल मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर लिया होगा, तो आर इज इक्वल टू हमने अभी क्या देखा, एम भी अपॉन क्यू बी। तो डीज का रेडियस अगर निकालना है, डीज का रेडियस मतलब जब चार्ज पार्टिकल पूरा सर्कल घूम चुका होगा, मतलब डीज का रेडियस मतलब जब ये अपने मैक्सिमम, डीज का रेडियस मतलब जब चार्ज पार्टिकल अपने मैक्सिमम वेलोसिटी पे होगा तब पूरे डीज को कवर कर चुका होगा। तो डीज का रेडियस मतलब मैक्सिमम रेडियस, तो मैक्सिमम रेडियस आप यहां ऐसे निकाल लेंगे। रेडियस का फॉर्मूला क्या आया था अभी हमारे पास, एम बी अपॉन क्यू बी, तो एम वी मैक्स अपॉन क्यू बी, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल अगर निकालना हो, ये सब क्वेश्चन बन सकता है। साइक्लोट्रॉन का जहां तक हमें पढ़ना था वो हम लोगों ने पिछले स्लाइड तक में ही पढ़ लिया है, लेकिन इस पर जो क्वेश्चन बन सकता है, अगर आपको
हो सकता है किसी सवाल में साइक्लोट्रॉन का ही रेडियस दिया रहे और आपसे पूछे कि चार्ज पार्टिकल का मैक्सिमम स्पीड कितना आएगा, तो यहां से आप इसको भेज दीजिए इधर, तो वी मैक्स जो आपके पास आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, क्यू बी आर अपॉन में कितना एम। यहां पर एम क्या है, आपके चार्ज पार्टिकल का मास है, ठीक है। और अगर आप बात करें काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो चार्ज पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी आएगा वो क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वेलोसिटी पे आ जाएगा, तो हाफ एम इंटू वी स्क्वायर की जगह पे इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर भाई कितना एम स्क्वायर, एम से एम चला गया, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो आपके चार्ज पार्टिकल का आ गया वो आ गया क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m। ये आपके चार्ज पार्टिकल को इम्पार्ट होने वाले मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। आपने क्या समझा, इसका बेस यहां से है कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल का मास m है और वो साइक्लोट्रॉन के अंदर में सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करेगा, यानी mv स्क्वायर बराबर qvb। और यहां से आपने वेलोसिटी निकाल लिया, वेलोसिटी से आपने सेमी सर्कुलर रिवॉल्यूशन का टाइम निकाल लिया और उस टाइम को साइक्लोट्रॉन के टाइम पीरियड के आधे के बराबर कर दिया, तो आपको साइक्लोट्रॉन की टाइम पीरियड मिल गई, साइक्लोट्रॉन का फ्रीक्वेंसी मिल गया। अगर किसी न्यूमेरिकल में पूछ दे, ये आपको पूछ दे कि बताओ डीज का रेडियस क्या है, अगर मैक्सिमम वेलोसिटी इतना है तो आप ये यूज कर लेंगे। बहुत सारे सवाल में डीज का रेडियस दिया रहेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी देगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, काइनेटिक एनर्जी आप ऐसे निकालेंगे। साइक्लोट्रॉन का कुछ ड्रॉबैक है, साइक्लोट्रॉन अनचार्ज पार्टिकल्स या न्यूट्रल पार्टिकल्स, अनचार्ज पार्टिकल्स या न्यूट्रल पार्टिकल जैसे हमारे पास न्यूट्रॉन्स हैं, इनको एक्सेलरेट नहीं कर पाता। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन जैसे चार्ज पार्टिकल को भी, जिनका मास बहुत कम है ना, ये सिर्फ हैवी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर पाएगा। जब आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने की कोशिश करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होने से पहले डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि साइक्लोट्रॉन की क्या क्या ड्रॉबैक्स है, मतलब इसका क्या क्या लिमिटेशन है और साइक्लोट्रॉन का यूज कहां कहां होता है। ये 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।